हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये बायोलॉजी का आपका टॉपिक है। और ये जो बायोलॉजी का आपका टॉपिक है आपके NFSU NFAT PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमने NFSU NFAT PG के फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो तीन कोर्सेज है, फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों ही कोर्सेज का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम है। एंड आपको क्या पढ़ना है? बेसिक्स आपको पढ़नी है, फिजिक्स आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में 25 ईच क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल फोरेंसिक साइंस से। तो मैंने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं MSc फोरेंसिक साइंस, MSc टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, NFSU NFAT 2024 के लिए। आज का जो ये लेक्चर है, हम इसमें बायोलॉजी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है। मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं NFSU NFAT 2024 के लिए, वो जो वीडियो की लिंक है आपको आई बटन पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म। अगर आप NFSU NFAT एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपका सारा का सारा NFSU NFAT सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट होगा। और एवरी ट्यूसडे हम एप्लीकेशन पे लाइव भी रहेंगे। हमारे PDF नोट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बुक, कोई भी MCQ बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉक पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक पेपर में ये 25 टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और हमारा जो मॉक पेपर है बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह होता है, तो आपका टाइमर साथ साथ में चलता रहेगा। जितनी नेगेटिव मार्किंग NFSU NFAT करेगा, उतनी ही नेगेटिव मार्किंग आपको टेस्ट में भी मिलेगी, जिससे आपकी आदत हो जाएगी कि आपको अननेसेसरीली एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो आपको उसका ध्यान में रखना है। ये हमारे टेस्ट से आपको हैबिट हो जाएगी। डू जॉइन आवर क्लासेस, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ऐसा वर्ड है, कहीं ना कहीं आप सभी फेमिलियर हैं इस वर्ड से कि इवोल्यूशन होता क्या है। हम बहुत सालों से कई बिलियन ईयर्स से इवॉल्व हो रहे हैं, तब जाके अभी जिस कंडीशन में है हम उस कंडीशन में आ पाए हैं। सबको ये स्टोरी पता है, हमने जूनियर क्लासेस में अपने स्कूल में पढ़ी थी कि जब बहुत साल पहले, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले, जो हमारा अर्थ था उसमें लाइफ थी ही नहीं। कैसे कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कैसे अमाइनो एसिड्स बने, कैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल्स बने, एंड बायो मॉलिक्यूल से धीरे धीरे अर्थ का इन्वायरमेंट ऐसा हुआ कि लाइफ यहाँ पे सस्टेन कर सके, है ना। ये सबको स्टोरी पता होगी। ठीक है, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उतने पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम यहीं पे फोकस करते हैं कि इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, लंबा टाइम लेती है। ऐसा नहीं कि 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 100 साल, 200, 500 सालों में इवोल्यूशन हो गया, नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक लंबा प्रोसेस है। एंड अगर हम डिफाइन करें इवोल्यूशन को तो किस तरीके से कर सकते हैं? Evolution, it is a theory in biology that says that various type of plants, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। तो आपने छोटे बच्चे जब थे तब से आपने पढ़ लिया है कि व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द लिविंग थिंग्स। हमें पता है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म उनके अंदर होता है। ये सारी चीजें आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उनका जो ओरिजिन है सेम ओरिजिन है। जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो ये मानती है कि सबका एक ही ओरिजिन है, हम एक ही
प्लेस से, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या जितने भी लिविंग स्पीशीज अर्थ में अभी एट प्रेजेंट प्रेजेंट है, उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन सेम है और वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिस्टिंग्विश होके डिफरेंशिएट हुई है। अच्छा, अब दो चीजें आप देखो, एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है, जब कभी भी कोई न्यू लाइफ जेनरेट होती है ना, जब आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, या अगर नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ कि कोई भी लाइफ जब ओरिजिनेट होती है सबसे पहले एक सेल होता है, आपको ये पता है राइट। इसमें क्या होता है, एग सेल होती है और स्पर्म सेल होती है, जब ये फर्टिलाइज करती हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन कर करके डिफरेंशिएट होता जाता है, और सबसे पहले कुछ लेयर्स बनती है, हमारे ऑर्गन्स बनने से पहले, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनने से पहले 3 लेयर होती है ना। कौन कौन सी लेयर होती है मैं आपको याद दिला देती हूँ। सबसे इनर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म, बाहर वाली को कहते हैं एक्टोडर्म, और जो मिडिल वाली रहती है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं जो सेल डिवीजन करती जाती, ओरिजिन तो सेम है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है और डिफरेंशिएट हो रही है। जब डिफरेंशिएट हो रही है तो इनके अपने अपने काम इनको मिल रहे हैं, एंड धीरे धीरे ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है, और जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, राइट। तो इसी तरीके से इवोल्यूशन की थ्योरी भी काम करती है, कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेम है, धीरे धीरे सेल डिवीजन होती गई। अब आप ये सोचो कि सबसे पहले जब लाइफ आई होगी अर्थ में तो वो यूनिसेल्युलर होगी ना, फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन होता गया, डिफरेंशिएट होते गए, एंड इवोल्यूशन हुआ, और जितनी स्पीशीज अभी आज के टाइम पे प्रेजेंट है अर्थ में वो सारी बनी। तो ये कहती है इवोल्यूशन की थ्योरी, ठीक है। अब इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि हमारे अर्थ में 2 मिलियन से भी ज्यादा ऐसी स्पीशीज है जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसी भी कई सारी स्पीशीज है जिनको अभी तक हमने खोजा भी नहीं है, आइडेंटिफाई भी नहीं करा है, और उनकी नेमिंग भी नहीं करी है। तो सोचो कितने सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, अभी भी प्रेजेंट है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। वो भी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन का पार्ट है ना। व्हाट इज इम्प्रेसिव, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेसिव ये नहीं कि नंबर इतना बड़ा है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, शेप्स में, और इनका वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है ना। बहुत ज्यादा हेटेरोजीनस है। हेटेरोजीनस का मतलब डिफरेंट टाइप्स। सो इनके शेप्स डिफरेंट है, इनका साइज डिफरेंट है, इनका वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है ना। सो इनका वे ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, साइजेस भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्प्रिंग टेम्परेचर में रहते हैं, बहुत हॉट स्प्रिंग्स टेम्परेचर में रहते हैं। कई सारे ऐसे भी हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को भी सस्टेन कर जाते हैं। कई सारे फंगी, एल्गी ऐसे हैं जो कि अंटार्कटिका में रहते हैं, जहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वैसे इन्वायरमेंट में वो लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे भी हैं जो हाइपोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हाइपोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, कई सारे ऐसे वर्म्स भी हैं जो कि हाइपोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, डार्क ओशियन में रहते हैं, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में लाइट तक नहीं देखी है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसी वजह से हमने सबसे पहले जब हम 11th में आए थे तो हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इतनी बुरी तरीके से डाइवर्स है हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, और ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का पार्ट है। इवॉल्व हो के हम इतने ज़्यादा डिफरेंशिएट हुए हैं। अब इवोल्यूशन का क्या रोल है इसमें, हम धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ना। ओके, सो ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये देखो हम किस तरीके से ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए। आपने कभी ना कभी ये चीज तो सुनी हुई होगी कि हम बंदरों से इवॉल्व, हमारे पूर्वज क्या है, बंदर है ना। बचपन में भी थे, जब कभी कोई बच्चा शैतानी करता तो हम कह देते ना ये तो बंदर है, और सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि हम कहीं ना कहीं बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। तो ये सच भी है, हमारे पास एविडेंसेस भी है, हमारे पास बायोलॉजिकल एविडेंसेस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं एप लाइक स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमारे बोन्स ऐसे हैं एंड उनके बोन्स ऐसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा डीएनए में सिमिलैरिटी है, बहुत ऐसा छोटा सा चंक है डीएनए का जिसमें हम डिफरेंट हैं, एंड उसकी वजह से ही पूरी की पूरी स्पीशीज ही चेंज हो गई है ना, एप्स में और ह्यूमंस में, राइट। सो धीरे धीरे करके समझेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नाउ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब आपको बेसिक टर्म तो समझ में आ गया, आपको पता था कि इवोल्यूशन है क्या, बट बेसिकली जो इवोल्यूशन है वो आपने डिफाइंड वे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। जब आप थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पे फोकस करते हो तो मेजर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले है लैमार्किज्म, इसे लैमार्किज्म के नाम से भी हम जानते हैं, या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं।
है ना। जब आपने फर्स्ट टाइम बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, जो मेजर स्टूडेंट्स हैं एनएफएसयू के लिए, एनएफएटी के लिए, वो बायो के सेक्शन से ही आते हैं, लाइक बायो के स्ट्रीम से ही आते हैं। सो आई नो कहीं ना कहीं बायो स्टूडेंट्स दे लव द सब्जेक्ट। एंड जब कब पहली बार आपने लेमार्किज्म पढ़ी होगी या पहली बार आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो बहुत फैसिनेटिंग लगा होगा, एटलीस्ट मुझे तो लगा था। मुझे बड़ा पसंद था ये जो इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते थे, हम डीएनए के बारे में पढ़ते थे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू स्टडी दैट। और लेमार्किज्म भी एक ऐसी थ्योरी थी, सबसे ज़्यादा वो जिराफ वाला जो एग्जाम्पल था वो तो मेरे दिमाग में छप ही गया था। मुझे ऐसा लगता था कि ओ वाओ, लाइक लेमार्क ने ऐसा सोचा भी, इट्स वेरी लाइक फैसिनेटिंग कि वो ऐसा सोच भी सकते थे कि उन्होंने जिराफ को देखा, फिर उन्होंने हॉर्सेस के स्पीशीज को देखा और उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि भाई उन्होंने अपनी गर्दन ज़्यादा यूज़ करी तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। मेक सेंस राइट, लाइक मुझे तो सेंस क्रिएट कर रहा था व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो सबसे पहला जो थ्योरी है वो लेमार्किज्म है, जो इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ना है। देन फिर आई डार्विन। डार्विन भी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे, मतलब उनकी जो थिंकिंग है, उन्होंने जो काम करा था, उन्होंने जो थ्योरीज दी थी वो भी मुझे बड़ी पसंद आती थी। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, अगर आपको अपने थॉट्स शेयर करने तो आप कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो डार्विनिज्म, डार्विनिज्म एक दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि रिलेटेड है आपके एवोल्यूशन से। इसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन वी हैव थर्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी व्रीज। तो एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। एंड फोर्थ थ्योरी थी न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 थ्योरीज आपको पढ़नी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेमार्किज्म की बात करें, सो यहाँ पे एक फोटो हमने लगाई हुई है लेमार्क जी की, आप देख के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेमार्क इनका नाम था, इस वजह से इन्होंने जो भी थ्योरीज दी थी इसको हम लेमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर, पहले हम इन वर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं। सो यूजुअली सारे बच्चों को पता होता है मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, बट स्टिल वो सारे बच्चे जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन को जाते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिले होते हैं, ये आप एक्वायर करते हो, सीखते हो, ठीक है। या फिर एनवायरनमेंट की वजह से, सीखना इज नॉट द लाइक परफेक्ट वर्ड, बट आप एनवायरनमेंट की वजह से या फिर डिफरेंट सिचुएशन की वजह से एक्वायर करते हो, आपके पास पहले से थी नहीं, ठीक है। Now it is also called theory of inheritance of acquired characters and also proposed by the great French neutralist। कहाँ के थे ये, फ्रेंच के थे। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ से थे, फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट थे, ठीक है, फ्रांस से थे। जीन, सो इनका पूरा नाम था जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है। और 1809 इनका टाइमलाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। अंडरलाइन कर लो, इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, एक बुक लिखी थी, एंड उस बुक के थ्रू ही इन्होंने अपने थॉट्स शेयर करे थे। सेम चीज़ हम अभी भी करते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स में जाके रिसर्च के लाइन में जाएंगे, या फिर आप मास्टर्स में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मास्टर्स में आपको छोटी रिसर्च करने बोलते हैं, या फिर आप रिसर्च पेपर लिखते हो। सो रिसर्च पेपर क्या होती है, अभी जो साइंटिस्ट जो न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं या जो नए इन्वेंशंस हो चुके हैं उनके बारे में रीड करते हैं, एंड वो क्या करते हैं, अपना वर्क पब्लिश करते हैं। अभी भी जो नई चीज़ें हैं, न्यू इन्वेंशंस हैं, वो पेपर पब्लिश करके साइंटिफिक पेपर बना के ही दुनिया के साथ शेयर करी जाती है। एंड पहले के ज़माने में भी या तो ये जो साइंटिस्ट है वो बुक लिखा करते थे या फिर पेपर पब्लिश करते थे कि हमारा ये XYZ एक्सपेरिमेंट था, या हमारा ये XYZ ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से हमने ये चीज़ें सीखी और हमारे लिए ये सेंस क्रिएट करता है। अभी भी ऐसे होता है, अगर मैंने कोई नई चीज़ ऑब्जर्व करी है आज के दिन पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑब्जर्व करूँगी, अपने ऑब्जर्वेशंस को क्या करूँगी, नोट डाउन करूँगी, और मैं बुक पब्लिश करने की कोशिश करूँगी या वो पेपर पब्लिश करूँगी, ताकि मैं अपने थॉट शेयर कर सकूँ कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है और मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं ये थ्योरी बनाना चाहती हूँ। अब उस थ्योरी को आप सभी को चेक करना है, मतलब बीइंग इन अ साइंटिफिक स्पेस, जो दूसरे और साइंटिफिक इंडिविजुअल्स हैं वो इस थ्योरी को चेक करेंगे। और साइंटिफिक थ्योरी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर वो सेम चीज़ अगर साइंटिफिक है, तो वो अगर 100 जने भी सेम की सेम प्रैक्टिस करेंगे तो उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए, या उनका रिजल्ट सेम आता है। दिस इज
अबाउट दी साइंटिफिक एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर वो चीज़ें एक्सेप्टेबल, अगर सबका सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती है। अगर नहीं है तो वो साइंटिस्ट या जो साइंटिफिक इंडिविजुअल्स हैं वो बताएंगे कि क्यों मेरी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, जो मेरी बनाई थ्योरी वो सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली ना। फिलोसॉफिक जूलॉजिक इन्होंने एक बुक पब्लिश करा था जिन्होंने इसमें अपनी थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस को कोट किया। नाउ दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द कंटेम्पररी स्पीशीज एंड हिज टाइम और हिज टाइम ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो इन्होंने किस तरीके से ऑब्जर्व करा था, जो फॉसिल रिकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट था उनको ऑब्जर्व करा, और जो अभी हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट है उनको ऑब्जर्व करा। इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने कुछ थ्योरी रिलीज करी जिसे हम कहते हैं लमार्किज्म। जब सबसे ज्यादा फेमस इनका वो जो जिराफ नेक वाला एक्सपेरिमेंट था वो था, ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। सो नाउ जिराफ एक्सपेरिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सभी बच्चों को ये स्टोरी पता है, पसंद भी आती है तो याद भी रहता है, ठीक है। नाउ दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर डिफाइंड एज द चेंजेस या फिर वेरिएशन, ठीक है। नाउ डेवलप्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉर्मल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मैं वापस से जिराफ वाला एग्जाम्पल आती हूँ। तो लैमार्क ने क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर हमें किसी ऑर्गन को यूज़ करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होने चाहिए वो चेंजेस आते हैं, एंड ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने बोला कि पहले जो जिराफ थे उनकी नेक छोटी हुआ करती थी, लंबी नहीं थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके नेक के लेवल के जो पौधे थे वो खत्म हो गए और उनको ऊपर के प्लांट्स को खाना पड़ता था, तो वो अपनी नेक को क्या करते थे, ऊंचा करते थे। इस वजह से उनकी जो नेक है धीरे 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 करके लंबी हो गई और एक नई स्पीशीज जिराफ की बन गई। ये इनका मानना था, ठीक है, जो कि बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया या उसके कोई पॉसिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले, इस वजह से उसको यूज नहीं किया गया। इट्स जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, बट वो इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से हम उसे पढ़ते हैं। सो इनका कहना ये था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस क्रिएट करते हैं नॉर्मल कैरेक्टर्स से। नाउ इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्या है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन के बेस्ड है ना, या फिर उनके फंक्शनिंग पे कि कितना यूज हो रहा है उस ऑर्गन का, कितना डिसयूज हो रहा है या फिर यूज नहीं हो रहा है वो ऑर्गन। तो इनका कहना था अगर हम कोई ऑर्गन यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके एक्सटेंड हो जाएगा, अगर हम कोई ऑर्गन ज्यादा यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें होने चाहिए, ठीक है। Thus, the Lamarck stressed on adaptations as the mean of evolutionary modification. तो इनका पूरा का पूरा फोकस इस पे था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो जिस चीज़ पे, जिस ऑर्गन पे हम स्ट्रेस डालते हैं उसे हम पॉसिबल चेंजेस के साथ अडेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू लैमार्किज्म, वो हम रीड कर लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करे हैं। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट पार्ट टेंड टू इंक्रीज इन साइज। इनका कहना यही था कि जिसे हम बार बार यूज करेंगे वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ऑर्गन हम बार बार यूज करेंगे वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन इज रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू नीड। जो नया ऑर्गन हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारे न्यू नीड्स के बेसिस पे है। जितनी ज़्यादा हमें नीड होगी, जो भी नीड हमें होगी उसमें हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में चेंजेस करके उस नीड को फुलफिल करेंगे। नाउ उस ऑर्गन को बार बार यूज करने से वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, वाइल नॉट यूजिंग दैट ऑर्गन रिजल्ट इनटू डिग्रेडेशन या डिसइंटीग्रेशन, या उसका जो यूज है नहीं होगा तो वो एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें है, डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर ओन लाइफ टाइम। इनका कहना है कि वो सारे लोगों की खुद की एक्वायर्ड ये चेंजेस होते हैं, एंड इसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इसे इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, और इसी तरीके से एक लंबे समय के बाद नई स्पीशीज बन जाती है। ये मानना था लैमार्क का। अब नेक्स्ट हम लेक्चर था फॉर योर NFSU NFAT PG 2024 फॉर फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, कोर्स का लिंक मिल जाएगा। डू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन बिफोर योर NFSU NFAT एग्जामिनेशन। तो अभी आपके पास टाइम है, 15 या 16 जून को पेपर होने वाला है, उसके पहले सारी तैयारी कर लीजिए हमारे साथ, एंड बिल्कुल स्टडी प्रूफ होके चाहिए, एग्जाम प्रूफ होके चाहिए एग्जाम देने। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।